हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस घर में। हम सब लोग घटना चक्र से भूगोल कर रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी लगभग हो चुका है, अब मात्र 2 या 3 क्लास बचा हुआ है। तो आज होगा विश्व की जलवायु। चलिए हम सब लोग डिस्कशन में सबसे पहला टॉपिक होगा आज विश्व की जलवायु। देखिए, जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय की दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है। जलवायु क्या है? दैनिक मौसमी दशाओं का माध्य है, जो तापमान, वर्षण, वायुदाब, पवनों एवं आर्द्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनों द्वारा। हाँ, पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंध में बांटा गया है। कितने जलवायु कटिबंध में? 3 कटिबंध में होता है। एक पहला होता है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर इन कटिबंध का क्रमशः विस्तार होता है। एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है। एशिया महाद्वीप का विस्तार कौन है? विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिसमें सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध समाहित है। विश्व की विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को जलवायु प्रदेश कहते हैं। एक समान जलवायु वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? जलवायु प्रदेश कहते हैं। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश देखिए, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत 5 डिग्री से 10 डिग्री। हाँ, 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत जलवायु वाले भाग को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। तो विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण में कितना? 5 डिग्री से 10 डिग्री। उत्तर एवं दक्षिण दोनों में 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच को बोलते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश। इस प्रदेश में वर्ष भर अत्यधिक तापमान से प्राप्त ऊर्जा उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर पश्चात संवहनीय वर्षा होती है। दोपहर के बाद क्या होती है? वर्षा होती है। वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के साथ इस जलवायु प्रदेश के विस्तार में प्रसार तथा संकुचन होता है। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पट्टी के सदाबहार वन मिलते हैं, जिनमें गटायाचा, रबर, एबोनी, तार, बांस, बेत, मोहगनी, चंदन एवं सिनकोना आदि प्रमुख है। इस क्षेत्र में बताइए उस चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलता है। उस सदाबहार का वन का नाम बताइए, 1-2 पौधा का नाम। जैसे एबोनी हो गया, तार, बांस, मोहगनी हो गया, चंदन हो गया, सिनकोना हो गया। सिनकोना इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन और गिनी तट का पूर्वी द्वीपीय समूह तथा पूर्वी मध्य अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है। पूर्वी मध्य अमेरिका को, ठीक ना। जैसे कि पनामा हो गया, कोस्टारिका हो गया, निकारागुआ हो गया, होंडुरस हो गया, ग्वाटेमाला, ये सब किसमें था? पूर्वी मध्य अमेरिका में। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर कौन तक? 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आते हैं, जिनमें ऋतुओं के अनुसार उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है। इस प्रदेश के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग, संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग सम्मिलित किया जाता है। किसमें? उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु में। इस प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन आता है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग इस समय शामिल है, ठीक ना। बताइए उष्ण कटिबंध मानसून जलवायु का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 5 डिग्री से 30 डिग्री। 5 डिग्री से 30 डिग्री दोनों अक्षांशों के बीच, ठीक ना। मतलब दोनों गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी। हाँ, बताइए सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य जलवायु एवं विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी दशाओं में लगभग समानता रहती है। आर्द्र विषुवत रेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के मध्य स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पतियों में सर्वप्रथम मोटी घासें हैं, जिनके आधार पर इस जलवायु को सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती है। सवाना तुल्य जलवायु में कैसी ऋतुएं होती है? शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती है तथा वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 से 2000 किलोमीटर के बीच होती है। मिलीमीटर 500 से 2000 मिलीमीटर के क्या होती है? बीच होती है औसत वार्षिक वर्षा। तथा किसी भी महीने में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान नहीं
जा पाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राजील, पैराग्वे, अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार सूडान एवं ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब ये जो है सवाना, देखिए ये जो क्षेत्र है ना, सवाना तुल्य क्षेत्र, वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, गुयाना, दक्षिण मध्य ब्राजील हो गया, पैराग्वे हो गया, सूडान हो गया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र होता है। ठीक, अब देखिए सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश, इससे उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तान जलवायु भी कहा जाता है। सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश को क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तान जलवायु किसको बोला जाता है? सहारा तुल्य। यह जलवायु प्रदेश 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित है। तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम ग्रीष्मकाल एवं शीतकाल होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहता है। नासा के सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों के अनुसार 2003 से 2009 के बीच में जो था ना, ईरान में 10 तेलुट रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है। ईरान में 10 तेलुट कहाँ है? रेगिस्तान में है। कहाँ? ईरान में है, जो कि पृथ्वी के सबसे गर्म स्थल माना गया है। यहाँ वर्ष 2005 में अधिकतम तापमान 70.7 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया। ठीक ना। इस प्रदेश के अंतर्गत एशिया का थार एवं अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा एवं कलाहारी, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल मोजेवो और ओरिजिना मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका का आटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल को सम्मिलित किया जाता है। बताइए सहारा तुल्य जलवायु में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा एवं कलाहारी को, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल और दक्षिण अमेरिका का आटाकामा एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल, जो कि ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया और तनामी है। ग्रेट सैंडी कहाँ का है? पश्चिमी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ का है? ग्रेट विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया का है। अब बताइए भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश, इसे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर जलवायु प्रदेश को क्या बोला जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागर या रोम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागर या रोम सागरीय जलवायु जलवायु कहा गया। ठीक ना। यह जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में शीतकाल में औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 37 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होता है, जिसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल प्राय शुष्क होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ऋतुवत हस्तांतरण के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायुदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिनसे इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रति चक्रवातीय दशाएं तथा सूक्ष्म व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती है। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्राय शुष्क होती है और शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ पवनों का विस्तार हो जाता है, जिनके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन होने से वर्षा होती है। पछुआ पवनें चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती है, अतः पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्रदान करती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फ्रांस की नदियाँ, दक्षिण इटली, यूनान, पश्चिम तुर्की, सीरिया, पश्चिम इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तरी अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग को सम्मिलित किया गया। अब देखिए चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसे आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ तक है? दोनों गोलार्ध में 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांशों के बीच पाया जाता है। किसका? चीन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार बताइए तो 25 से 40 डिग्री। 25 से 40 डिग्री। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में सामान्य वर्ष भर वर्षा होती है, सामान्यतः वर्ष भर बारिश होती है, परंतु ग्रीष्मकाल के दौरान इसकी मात्रा अधिक होती है। वहाँ इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 डिग्री से 26 डिग्री सेंटीग्रेड
के मध्य होता है। इस जलवायु प्रदेश की अवस्थिति महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण घास प्रदेश में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? शीतोष्ण घास स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? न्यूजीलैंड, नहीं, कंटेबरी स्टेपी घास का मैदान यूरेशिया में, ठीक ना। जो स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापांतर अधिक होती है। स्टेपी घास की जलवायु वाले विभिन्न क्षेत्रों की औसत वर्षा 250 से 750 मिलीमीटर तक होती है। अमेरिका एवं कनाडा के घास का मैदान, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान, दक्षिणी अफ्रीका के घास का मैदान, यूरेशिया के घास के मैदान इस प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, यह मुख्यतः 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित होता है। महाद्वीप के कौन किनारे पर? कोई भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर होगा। इस प्रदेश में औसत 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है, तापमान रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 का अक्षांश के बीच महाद्वीप 40 से 65 तक ये इसका विस्तार है और 15 से 21 सेंटीमीटर तक इसका तापमान रहता है। वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में कुछ कम वर्षा होती है। हाँ, ग्रीष्म काल में कुछ ज़्यादा वर्षा होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पूर्व यूरोप के ब्रिटेन, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तर पूर्व जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन तथा ओरेगन, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, चिली तथा न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश आर्द्र महाद्वीप प्रकार का है जो महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में 45 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। कहीं कहीं इसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर 35 डिग्री अक्षांश तक भी पाया जाता है। सामान्यतः वर्षा वर्ष भर होती है, परंतु ग्रीष्म काल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें मुख्यतः अर्जेंटीना का भाग, चिली का मंचूरियन प्रदेश, चीन का मंचूरियन प्रदेश और अमेरिका में सेंट लॉरेंस घाटी, कनाडा के सागरीय प्रांत को सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश को साइबेरिया प्रकार की जलवायु कहते हैं, जो सूक्ष्म तापीय जलवायु के अंतर्गत आती है। इस जलवायु प्रदेश में दीर्घ अवधि वाली शीतकाल एवं लघु अवधि का ग्रीष्मकाल होता है। सबसे गर्म महीने की 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा टेगा जलवायु प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। शीत ऋतु का समय लगभग 8 महीनों तक रहता है। जिस समय तापमान सदा हिमांक से कम रहता है, ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यून तापमान 22 दिसंबर 1991 को ग्रीनलैंड में -69.6 डिग्री सेंटीग्रेड या -93.3 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। ध्रुवीय क्षेत्र के विश्व का मतलब द्वीप क्षेत्र के जो आसपास है उसका न्यूनतम ताप उसको किया गया। विश्व मौसम संगठन के अनुसार विश्व का न्यूनतम तापमान किसका? वोस्टोक पूर्वी अटलांटिक में 21 जुलाई 1983 को -89 डिग्री सेंटीग्रेड या -128 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ में किया गया? वोस्टोक पूर्वी अंटार्कटिका में। अब देखिए टेगा जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 370 से 600 मिलीमीटर के बीच होता है, परंतु अधिकांश वर्षा बारिश एवं सूक्ष्म हिमांकों के रूप में होता है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम में उत्तरी अमेरिका का अलास्का, कनाडा का ऊपरी भाग तथा यूरेशिया में पश्चिम स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, रूसी साइबेरियन को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए टुंड्रा जलवायु, न्यूनतम वनस्पति वाली ध्रुव या आर्कटिक जलवायु को टुंड्रा जलवायु कहते हैं। टुंड्रा जलवायु किसको बोलते हैं? जहाँ की कम मात्रा में वनस्पति हो वाली ध्रुवीय या आर्कटिक जलवायु को। इस प्रदेश में पारिस्थितिकी उत्पादकता न्यूनतम होती है, ठीक। हाँ, टुंड्रा जलवायु प्रदेश में सूर्याताप का सामान्यतः अभाव रहता है तथा वर्ष भर निम्न तापमान रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 400 मिलीमीटर से कम होती है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश का विस्तार उत्तर में अस्थायी हिम टोपियों की दक्षिण सीमा तथा दक्षिण में टेगा जलवायु प्रदेश के उत्तरी सीमा के मध्य उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाया जाता है।
टुंड्रा प्रदेश की लिथोसॉल में केवल लाइकेन तथा मॉस ही पनपते हैं। बताइए, टुंड्रा प्रदेश के लिथोसॉल में क्या क्या पनपता है? लाइकेन और मॉस। हाँ, ये पूछता है। लाइकेन बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं? हेकी एस्टोथर्म कहते हैं। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों पर उगने वाले पौधे क्या बोलते हैं? हेकी एस्टोथर्म। ठीक है, देखिए अब देखिए विश्व की प्रमुख वनस्पति एवं उनके संबंधित वनस्पतियां, जैसे कि टुंड्रा एवं शीतकालीन प्रदेश की वनस्पति बताइए। करायोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति जीरोफाइटा। अब देखिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति। उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या होता है? ट्रोपोफाइट होता है। देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट। करी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। दलदली एवं भूमध्य उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति हाइग्रोफाइट। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट। ये पूछता है नमकीन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति कौन होता है? हेलोफाइट। और जल प्लावित क्षेत्र की वनस्पति हाइड्रोफाइट। इस तरह से हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब देखिए मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। क्या है? ये नहीं पड़ेगा। एशिया में कौन कौन शाब्दिक वर्षा कराता है? मानसीरा। उत्तरी अमेरिका में हैमिल्टन, वेस्ट कोलंबिया, कनाडा। दक्षिण अमेरिका में क्यूबेक, कोलंबिया कराता है शाब्दिक वर्षा। न्यूनतम वर्षा आधा नियमन में होता है। वादी हल्का से काम नहीं होता। ये सब पूछता नहीं है। यहाँ पूछ देगा एशिया का शाब्दिक वर्षा वाला तो मानसीरा भारत का जो बीच में शाब्दिक चाहिए। क्या विचार? देखिए क्षेत्रवार तापमान एवं वर्षा आंकड़े, ठीक ना? कौन आ रहा था? पढ़िए। एशिया में सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है बताइए तो? एशिया में सर्वाधिक तापमान मौसी ड्रम में ये मित्र बाहु कुवैत में होता है। एशिया और न्यूनतम इसको याद करें। इसको ये सब नहीं। न्यूनतम तापमान ये होता है बोंखोयांशांक रूस का। बरखोयांश रूस का भाग है जहाँ की न्यूनतम तापमान होता है एशिया। बरखियांश। हाँ, मिस्र। और सर्वाधिक तापमान कुवैत में होता है। मौसिन ड्रम में। और एशिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम भारत में। और सबसे कम वर्षा कम से अदन या अफ्रीका में सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा तापमान है कबीली और ट्यूनिसिया। और न्यूनतम तापमान मोरक्को में। और सर्वाधिक वर्षा अफ्रीका में देबून दशा कैमरून। न्यूनतम वर्षा वादी हल्फा सुडान। उत्तरी अमेरिका का बताइए सर्वाधिक तापमान। सर्वाधिक तापमान हो गया क्रीक, पॉन्स क्रीक, राइच, डेथ वैली, यूएसए। देखिए उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक तापमान होता है फ्रेंच क्रीक रेंज, डेथ वैली और यूएसए में। और न्यूनतम तापमान होता है स्नैग यूकॉन क्षेत्र कनाडा। और उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वाधिक वर्षण वाला क्षेत्र है कोलंबिया, कनाडा, ब्रिटिश। और न्यूनतम वर्षा है बाटागुएस, मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तापमान बताइए। अर्जेंटीना, रिवाडाविया। और न्यूनतम तापमान बताइए। सार्मिंटो, अर्जेंटीना। और सर्वाधिक वर्षण क्यूबो और कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिणी अमेरिका का। और दक्षिणी अमेरिका का न्यूनतम वर्षा है एरिका और चिली में होता है। विश्व में न्यूनतम होता है एरिका और चिली में। सबसे कम वर्षा होती है विश्व में। सबसे कम वर्षा एरिका और चिली। हाँ, बताइए यूरोप का सब सर्वाधिक तापमान एथेंस है। यूरोप का सर्वाधिक तापमान एथेंस या यूनान। हाँ। और न्यूनतम तापमान उत्तर सुगोर रूस का है। और सर्वाधिक वर्षण होता है क्राकवाइस मेंटेनिग्रो। और न्यूनतम वर्षा होता है एस्ट्राखान रूस में। अंटार्कटिका का बताइए तो सर्वाधिक तापमान कहाँ है? ये तो हो गया एस्पेरेंजा रिसर्च स्टेशन, अर्जेंटीना की मुख्य भूमि। और न्यूनतम तापमान होता है वोस्टोक का। विश्व में न्यूनतम तापमान किसका है? वोस्टोक का। विश्व में न्यूनतम तापमान वोस्टोक का। विश्व में न्यूनतम वर्षा बताए थे एरिका, चिली और चिली का। अब विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा बताए थे मानसीराम, भारत का। अब देखिए दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक ना? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर का सर्वाधिक तापमान होता है ऑस्ट्रेलिया में, ओडानाडेट्टा में। और न्यूनतम तापमान होता है रेनफर्ली और न्यूजीलैंड में। और सर्वाधिक वर्षण होता है माउंट वाइयालिया में।
और न्यूनतम वर्षण होता है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हो गया। टुंड्रा में अब देखिए निम्नलिखित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन है शुष्क प्रदेश, आर्द्र शुष्क प्रदेश, उपाद्र प्रदेश, आर्द्र प्रदेश। बताइए शुष्क प्रदेश। कौन है? शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश। अच्छा ये बताइए सभी प्रकार की जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ये एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में, हाँ ये सही है, एशिया महाद्वीप में। मैंने सभी निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? ऑप्शन है कांगो, इथोपिया, गैबोन, जायरे। इथोपिया भूमध्य सागर जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता, भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता, और कांगो, गैबोन, जायरे सब पाया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र वर्ष ऋतु। बताइए निश्चित और आर्द्र तथा आर्द्र ऋतु। ये जो है IAS 2012 में क्वेश्चन पूछा था। बताइए निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? ऑप्शन है लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन और न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता। देखिए ये जो है IAS 2013 में क्वेश्चन पूछा था। जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते थे। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन अफ्रीका सवाना, और बी नंबर में मध्य एशिया स्टेप, और सी नंबर में उत्तरी अमेरिका प्रेरी, और डी नंबर में साइबेरियन टुंड्रा। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, मध्य एशियाई स्टेप, मध्य एशियाई स्टेप। देखिए जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। जलवायु बहुत ज्यादा है, वर्षा कम होती है, तो ये किसका उदाहरण है? मध्य एशियाई स्टेट का। तो देखिए अब 39वां BPSC में ये क्वेश्चन पूछा था 1994 में। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? सही है। हाँ सही है। ऑप्शन ए में भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, नहीं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। सही है, ये सही है। ये सही है। अब तीसरा नंबर मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भारी। नहीं ये गलत है। मरुस्थलीय क्षेत्र वर्षा जाड़े की वर्षा, ये भी गलत है। तो सही कौन है? बी है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा क्या होती है? मध्याह्न में होती है। अच्छा ये बताइए निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? हाँ। चीन, नॉर्वे, ब्राजील, नाइजीरिया। बताइए नॉर्वे में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु। इटली। वही होगा। ये सही है। चलिए अच्छा बताइए तो कैलिफोर्निया जो है कैसी जलवायु है? ये भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागर जलवायु। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है? उष्ण मरुभूमि वाला जलवायु। और बांग्लादेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसून है। और साइबेरिया रूस की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक ना। अच्छा ये बताइए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? जाड़े ऋतु में। जाड़े की ऋतु। भूमध्य सागरीय प्रदेश में भारी वर्षा कब होती है? जाड़े की ऋतु में। ठीक है बताइए तो संसार का आर्द्रतम स्थान क्या है? मासीनरम। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बताइए। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखोयान। नहीं बताए थे? बरखोयान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? बरखोयान। देखिए एक क्वेश्चन 48वां और 52वां BPSC में पूछा था, मतलब मिलान कीजिए। दिया हुआ अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा, और उधर दिया है चिली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका और सहारा। तो इसका मिलान सही मिलान है। अत्यधिक गर्म होगा सहारा मरुस्थल, और अत्यधिक ठंडा होगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा होगा चेरापूंजी, और अत्यधिक सूखा होगा चिली। चिली में विश्व में सबसे कम बारिश होती है। ठीक है। ये अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, लेकिन वर्तमान में मानसून नाम हो गया। वही मौसम चेरापूंजी एक ही जगह, अलग अलग है। अच्छा अब देखिए 30 नंबर में क्वेश्चन है। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबंध है? एल नीनो और दक्षिण दोलन। IAS 2002 में पूछा था। बताइए एल नीनो बनता है कहाँ? बनता है एल नीनो? प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है। ठीक ना। बताइए हैकी एस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं कहाँ? अभी तुरंत इसका चर्चा होगा। ये बहुत कम जहाँ बहुत कम तापमान होता है वहाँ क्या उगता है? तापमान। हैकी एस्टोथर्म।
मतलब हेकियोस्टोथर्म उगता है, ठीक ना, पौधा का नाम है। पौधा का नाम। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है थॉर्न थर्वेट का, कोपेन का, त्रिवार्था का, स्ट्रेम का। कोपेन का वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह किसका कथन है? कोपेन का। अतः निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागर जलवायु प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड, पंपाज। पंपाज भूमध्य सागर जलवायु प्रचलित नहीं है, बीपीएससी 2018 में पूछा था। अब देखिए इसका मृदा पढ़ते हैं। मृदा मिट्टी, बताइए। चट्टानों के विघटन तथा वियोजन से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थ, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म, जल तथा गैस के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा के निर्माण में आधारी चट्टान, जलवायु एवं जैविक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बताइए मृदा के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? जलवायु और जैविक पदार्थों का। जलवायु, जैविक पदार्थ, आधारी चट्टान मतलब कि बेड रॉक, और जलवायु एवं जैविक पदार्थ जो है ना मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। मिट्टी का रंग, संरचना तथा उसमें उपस्थित खनिज उसके आधारित चट्टान पर निर्भर करता है। बताइए मिट्टी का रंग और संरचना किस पर निर्भर करता है? उसके उपस्थित खनिज और उसके आधारित चट्टाने पर। हाँ, खनिज पर समझिए। केचुए जो है ना मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देता है। केचुआ क्या करता है? मिट्टी में विशेष निर्माण और उसके उत्पादकता में उसका मतलब योगदान रहता है। किसान का मित्र कहा जाता है। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है, केचुआ को। यह मिट्टी में छिद्रों का निर्माण करती है जिनसे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर तक पहुंच जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। केचुए का मल मिट्टी के उत्पादकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मिट्टी के महीन कणों में परिवर्तित कर नरम बना देता है। यह अपघटक का कार्य करता है। केचुआ कैसा कार्य करता है? अपघटक का काम करता है। मिट्टी में जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन, साथ ही जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद अपघटकों द्वारा इनका अपघटन किया जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधे इनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार की पदार्थों का लंबवत गतियां तथा स्थानांतरण होता है। इन गतियों में अपवहन जो है इसे उपक्षालन भी कहा जाता है। इस क्रिया में ऊपरी संस्तर से पदार्थों का नीचे की ओर गमन होता है, ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए विनिक्षेपन हो गया। 3 नंबर में होता है केशिका क्रिया। केशिका क्रिया आदि महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखिए मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत गति का स्थानांतरण होता है। पहला अपवहन, दूसरा है विनिक्षेपन और तीसरा है केशिका क्रिया, ठीक ना। केशिका क्रिया जिसकी मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी तथा जिसमें मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होगा। केशिका का क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। बताइए केशिका का क्रिया चिकनी मिट्टी में ज्यादा प्रभावशाली। केशिका क्रिया समझते हैं? केशिका क्रिया कैपिलरी जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए एक लालटेन जला रहे हैं, उसमें बत्ती लगा हुआ है, बत्ती से जो ऊपर जा रहा है तेल वो केशिकत्व के कारण जा रहा है। यही ये क्रिया हुआ, ठीक ना। केशिक क्रिया जो है मतलब नीचे से उसका खनिज ऊपर आता है, पेन ही है, पेन के नीचे से ऊपर, तो वह केशिकत्व का क्रिया कैपिलरी सिस्टम हुआ, ठीक ना। तो वही हुआ। इसमें जो देखिए केशिका में बोलता है कि मिट्टी का रंग जितना छोटा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगा, और जिस मिट्टी का रंग जितना बड़ा होगा उसमें केशिका क्रिया की उतनी ही कम होगा। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। बताइए केशिका क्रिया सबसे ज्यादा किस मिट्टी में? चिकनी मिट्टी में होती है, ठीक है। जबकि बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है, क्योंकि बलुई मिट्टी का दरार मतलब कि छिद्र बहुत ज्यादा है। 4 मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशाली इस प्रकार है। सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी, तब दोमट, तब बलुई, तब देखिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी, तब दोमट मिट्टी, तब बलुई दोमट, तब सबसे लास्ट में बलुई। देखिए पॉट जॉल मिट्टियाँ वर्णाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती है। चेरनोजेम मिट्टियाँ जो होता है वन, घास क्षेत्र एवं अवान्तर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती है। इनका विस्तार आर्द्र घास मैदान में भी मिलता है। लेटेराइट मिट्टियाँ उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। लेटेराइट मिट्टियाँ उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ विकसित होती है लेटेराइट मिट्टी? इस मिट्टी के ऊपरी भाग में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम लवण पाए जाते हैं।
लेटराइट मिट्टी के ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम लवण पाया लोहा जाता का है ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम लवण पाया जाता है। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। अब देखिए चेस्टनट मिट्टी। चेस्टनट मिट्टी सूक्ष्म भागों में पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की मात्रा चर्नोजोम की अपेक्षा कम होती है। चेर्नोजोम मिट्टी मध्य अक्षांश से सूक्ष्म मरुस्थल में पाई जाने वाली यह क्षारीय मिट्टी है। ठीक है। टेरारोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है। टेरारोसा कैसी है? एक प्रकार एक का प्रकार का लाल लाल चिकना मीठा है, मिट्टी है मिट्टी है। जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। टेरारोसा का कैसे निर्माण होता है? चूना पत्थर से चूना पत्थर का जब जो वाली चट्टानों का अपक्षय जब हो हाँ जाता है तब उसका निर्माण होता है। चूना पत्थर वाली चट्टान का जब अपक्षय होता है ना तो टेरारोसा का, मतलब ये लाल चिकनी मिट्टी है। हाँ टेरारोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मिट्टी ही है और उसका निर्माण होता है जब चूना पत्थर का जब अपक्षय होता है ना तब उसका निर्माण होता है। अब देखिए प्रेरी मिट्टी। प्रेरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेश में लंबी घास भूमियों की यह मिट्टी है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? प्रेरी घास का मैदान हो गया ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा। यह मिट्टी चेर्नोजेम और देखिए प्रेरी मिट्टी जो है शीतोष्ण आर्द्र प्रदेश में लंबी घास भूमियों की यह मिट्टी चेर्नोजेम और धूसर बादामी पॉड जल के मिश्रित गुणों वाली मृदा है। अब देखिए मृदा संरक्षण का अर्थ है केवल मृदा अपरदन को नियंत्रण करना ही नहीं बल्कि इसका उद्देश्य भूमि के उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। अगर कोई मृदा संरक्षण पूछेगा तो क्या बोलिएगा? मृदा संरक्षण पूछेगा तो इसमें जो होता है कि मृदा का तो खाली मृदा को बचाना नहीं, खाली मृदा को बचाना नहीं, इसके साथ साथ भूमि की उर्वरता को भी बनाए रखना है। क्या बोलता है? मृदा संरक्षण मतलब अधिक मात्रा में खाद मत देना, इसके लिए भी मृदा संरक्षण का काम होता है। हाँ ठीक है। सामान्य अर्थों में भी भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा का उपजाऊ तथा अपरदित होकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। वर्षा के दौरान यह पानी के बहाव को धीमा करके मृदा अपरदन को रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़ बंदी करके खेती की जाती है जिससे बारिश का पानी तेजी से नीचे जाता है और मृदा का कटाव कम हो जाता है। वर्ष भर मूसलाधार वर्ष से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश मृदा विच्छालन की समस्या से जूझ रही है। वर्ष भर जहाँ बारिश होती है तो वहाँ तो जरूरी है मृदा विच्छालन होगा ही। अब देखिए हेलोफाइटस। हेलोफाइटस जो होता है क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पति है। क्षारीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाले वनस्पति कौन है? हेलोफाइटस। जबकि ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाले वनस्पति है क्रायोफाइट और कठोर चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति है लिथोफाइट। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा को कहते हैं जीरोफाइट तथा जल वाष्पित क्षेत्रों में हाइड्रोफाइट वनस्पति अच्छी वृद्धि होती है। इससे पहले भी ये पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन इसका आंसर है विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा मृतिका, गाद और बालू। सबसे ज्यादा बालू का होता है। घटता क्रम बोलता है। बताइए किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में। किस मिट्टी में होती है? चिकनी मिट्टी में। बताइए मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। बताइए टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें टेरारोसा का कहाँ होता है? जहाँ चूना पत्थर का होता है। ठीक ना, ये भी 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताइए मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है कहाँ में? बताइए अभी तुरंत पढ़े। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेश में मृदा यूपीपीसीएस में पूछा हुआ। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइटस कहाँ वृद्धि करता है? क्षारीय मिट्टी को। कहाँ वृद्धि करती है? क्षारीय मिट्टी में। बताइए तो भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? भू संरक्षण के लिए बंधन का जो प्रयोग होता है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? पहाड़ी ढलान। देखिए प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपरांत में नहीं सर, पहाड़ी ढलान। नदी प्रवाहों के सन्निकटता का बाढ़ग्रस्त होने वाले निम्न स्थल मैदान में अपतीर्ण के बढ़कर फैलने की संभावना से युक्त गुल्म भूमि। सब होगा। ठीक ना, ये सब होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ये सब जो है ना, ये जितना भी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक ना। संरक्षण की परिरेखा जो ढलान मिट्टी जो होता है ना, हाँ
ये देखिए ना, भू संरक्षण की परियोजना जो पहाड़ी ढलान वो देखिए संरक्षण वो की इसमें होता है जिसमें कि बारिश का पानी तेजी से नहीं जा पाता और मृदा कटाव कम होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अब देखिए पॉट जॉल कहाँ होता है बताइए तो? शीत समशीतोष्ण में। शीत समशीतोष्ण। शीत समशीतोष्ण। और बताइए चेरनोजियम कहाँ है? समशीतोष्ण शीत स्टेपी। और एस्पार्डजोलस आर्द्र शीत और लेटेराइट मिट्टी। उसने भी आर्द्र। एस्पार्डजोलस आर्द्र शीत समशीतोष्ण होता है, ठीक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन मृदा संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। इडेफिक जो है ना मृदा संबंधित, और ये सब तो क्लाइमेटिक, बायोटिक, ये सब संरचना है प्रकार मृदा की संरचना। अब देखिए प्रजाति और जनजाति, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रजाति और जनजाति। देखिए जनजाति लोगों का वह समूह है जिनका सामाजिक रीति रिवाज, समान भूमि, सामाजिक रीति रिवाज तथा समान सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ये बहुत मतलब ये कहीं कहीं पूछ देता है। बताइए जनजाति किसको बोलते हैं? लोगों का वह समूह है जिनका सामाजिक और रीति रिवाजों से समान हो, सामाजिक रीति रिवाज समान हो, भाषा तथा समान संस्कृति विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, जनजाति बोलते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जिनका सामाजिक रीति रिवाज और समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, उसी को जनजाति कहते हैं। देखिए अब मूलाधारी जातियाँ वास्तव में पायनियर या प्राथमिक जातियाँ होती है। मूलाधार जातियाँ क्या होता है? पायनियर जाति होती है। चूंकि समुदाय जीवन ही इनकी जीवन शैली होती है, अतएव यही कारण है कि यह समुदाय जीवन क्षमता को निर्धारित करती है। अब देखिए खानाबदोश जाति, वे जातियाँ जहाँ पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। वैसे तो खानाबदोश जातियाँ लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन इसका विस्तार सरकेंद्र सूक्ष्म क्षेत्र में होता है। खानाबदोश का विस्तार कहाँ होता है सबसे ज्यादा? सूक्ष्म क्षेत्र में। सूक्ष्म, जहाँ सूक्ष्म क्षेत्र में खानाबदोश का विस्तार होता है, ठीक है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के सूक्ष्म क्षेत्र में ये जातियाँ प्रमुखता से पाई जाती है, ठीक है। जहाँ सूक्ष्म प्रदेश है वहाँ पाए जाएंगे। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगता है तब मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, तो इस मौसम स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। बताइए ऋतु प्रवास क्या होता है? देखिए ऋतु प्रवास होता है ना, जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उसी स्थान पर आकर रहने लगते हैं, उसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। बताइए ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास ये होता है जैसे कि ऋतु परिवर्तन होने से पहले दूसरे मतलब स्थान पर जो अनुकूल रहने का जगह वहाँ जा जाता है जी, उसके बाद उसके बाद अगर मौसम फिर परिवर्तन हुआ पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। जैसे बंजारन से नहीं करते। हाँ, ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब बर्फ गिरने लगती है तो जनजातियाँ नीचे घाटियों की ओर चली जाती है, ठीक है। पुनः गर्मी का मौसम आने पर वे पहाड़ों पर जाकर रहने लगते हैं, ठीक है। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियाँ ऋतु प्रवास करती है। बताइए भारत में कौन कौन जाति ऋतु प्रवास करती है? गद्दी, भोटिया, बकरवाल, भोटिया, ये सब ऋतु प्रवास जो घूम के तांग के अपना जीवन व्यतीत वो। हाँ, अब देखिए पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखा अफ्रीका के कांगो बेसिन में वर्षा वनों में निवास करने वाली शिकारी एवं संग्राहक जनजाति है। पिग्मी जनजाति कहाँ है? ये शिकागो में कांगो बेसिन में, ठीक ना? शिकागो बेसिन वही ना, कांगो बेसिन में है, ठीक ना, अफ्रीका के। अफ्रीका के कांगो बेसिन। देखिए पिग्मी जनजाति का निवास पैरों पर बनाए गए झोपड़ियों में होता है। पैरों पर झोपड़ी बनाई? हाँ, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। ये पूछ देता है मोंगुलस। मोंगुलस क्या है? पिग्मी जनजाति के द्वारा बनाए गए पैर पर झोपड़ी, उसको हाँ घर, उसको बोलते हैं मोंगुलस। यह जनजाति काले नौटे कद की निग्रोटी प्रजाति की है। एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले मंगोलियाड प्रजाति है। एस्किमो प्रजाति कहाँ मिलते हैं? अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, जिसको कि मंगोलियाड कहते हैं, ठीक ना। इसका मुख्य व्यवसाय शिकार है। यह जनजाति हार्पून नामक शस्त्र एवं कायाक नाम की मदद से मछलियों का शिकार करते हैं। हार्पून नामक क्या है? एक शस्त्र है। किसका? इग्लू का। एस्किमो का। एस्किमो का, जो कि इसमें शिकार करता है, ठीक ना। अब देखिए इनुइट जो है एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इनुइट किसका नाम है? एस्किमो प्रजाति का नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? यही इनुइट। इनके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं।
इनुइट मूल निवासियों को सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस और अलास्का के अंटार्कटिक क्षेत्र में अधिवासित है। अब देखिए मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। बताइए मसाई जनजाति कहाँ रहते हैं? केनिया, अफ्रीका के केनिया, उत्तरी का तंजानिया और पूर्वी कनाडा के पठारी प्रदेश। ये जो होते हैं मसाई प्रदेश, ये घुमक्कर पशुचारक रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कहते हैं घुमक्कर होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। ठीक ना, घूम घूम के चराते रहते हैं। हाँ, मसाई जनजातियों झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें क्रॉल कहा जाता है। मसाई जनजाति जिसमें रहता है उसको क्या बोला जाता है? क्रॉल। क्या बोला जाता है? क्रॉल कहा जाता है। झोपड़ी में रहेगा उसको क्रॉल कहेंगे। मसाई जनजाति झोपड़ी में रहते हैं उसको क्रॉल कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो झोपड़ी में रहेगा उसको क्रॉल कहा जाता है। मसाई जनजाति क्रॉल कहा जाता है। देखिए बुशमैन जनजाति कलाहारी मरुस्थल क्षेत्र में दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में पाए जाते हैं। बताइए बुशमैन कहाँ पाया जाता है? कलाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेटक एवं जंगली वनस्पति संग्रह करता है। ये लोग सर्वभक्षी होते हैं, सब चीज खाते हैं। हाँ, दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। दीमक को खाता होगा, उसको बुशमैन का चावल कहते हैं। चावल की तरह उसको बना खाता होगा। अब देखिए जुलू जो है दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। जुलू कहाँ निवास करती है? दक्षिणी अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। जुलू ये अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं के विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 में इंसाडलवाला का युद्ध लड़ा गया था। बताइए जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य कब युद्ध लड़ा गया था? 1879 में। जुलू कबीला और अंग्रेज के बीच कब युद्ध लड़ा गया था? 1889 में। और इस युद्ध को बोला गया इंसाडलवाना का युद्ध कहा गया। ठीक ना, यह मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक और पशुपालन होते हैं। अब देखिए सेमोंग जो है मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। सेमोंग मलेशिया में पाया जाता है। अब देखिए निग्रो जनजाति के अंतर्गत आता है। यह किस जनजाति के अंतर्गत आता है? निग्रो जनजाति के अंतर्गत। हाँ, निग्रिटो जनजाति के अंतर्गत कौन आता है? सेमोंग। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर रहता है। अब देखिए सकाई जनजाति मलय प्रदेश और मलेशिया के वनों में निवास करने वाली जनजाति है। सेमोंग और सकाई दोनों मलेशिया में होता है। ठीक है, सकाई जनजाति आखेटक के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। ब्लो पाइप। सकाई जनजाति आखेटक के लिए किसका प्रयोग करता है? फूंक नली का। अब देखिए पापुआ न्यू गिनी द्वारा मतलब पापुआ न्यू गिनी द्वीप पर निवास करने वाली जनजाति है पापुआन। यह जनजाति पशुपालन एवं कृषि भी करती है। पशुपालन एवं कृषि मतलब पशुपालन और कृषि करती है। मिश्रित खेती। हाँ, पापुआन खूंखार प्रवृत्ति के एवं अंधविश्वासी लोग होते हैं। पापुआन जो खूंखार प्रवृत्ति होता है एवं अंधविश्वासी होता है। अंधविश्वास मतलब अंधविश्वास किया जा सकता है उसमें। मतलब किसी भी चीज पर भरोसा कर लिया। भरोसा नहीं करता है। किसी भी चीज पर भरोसा कर लिया। नहीं करना है। अंधविश्वास नहीं। अंधविश्वास मतलब कि किसी भी चीज पर भरोसा, अंधा विश्वास कर लेना। मान लीजिए कि लोग आपको भगवान कह रहा है तो हम सबको आपको भगवान कहेगा, अंधविश्वास हुआ ये। लेकिन आप भगवान ओरिजिनल में है नहीं, ये हुआ। गांधी जी को कुछ दिन के लिए लोग भगवान मान लिया था, तो उसी को बोलते हैं अंधविश्वास। जो नहीं है उस चीज को मान लेना, वो अंधविश्वास। जैसे कि भूत है, लेकिन भूत है, हम मान लिए कि भूत है लेकिन भूत नहीं है, उसी को अंधविश्वास है। सामी जनजातियां प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेवियाई प्रदेश के रूप में जाना जाता है। बद्दू अरब के मरुस्थल मुख्य में सऊदी अरब के क्षेत्र के उत्तरी भागों में निवास करने वाली जनजाति है। बद्दू कहाँ पाया जाता है? बद्दू जनजाति सऊदी अरब के उत्तरी भाग में निवास करने वाली जनजाति। यह कबीले के रूप में चलवासी जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। इसका संबंध निग्रोटो प्रजाति से। अब देखिए बोरा जनजाति पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू और कोलंबिया सीमांत में निवास करता है। बोरा कहाँ पाया जाता है? ये अमेजन बेसिन, हाँ। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में प्रवेश करता है। बद्दू सऊदी अरब मतलब अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में, मुख्यतः सऊदी अरब में बद्दू। हाँ, तो बद्दू के बारे में हम पूछे। बोरा तो अमेजन बेसिन सब में पाया जाता है। अब देखिए
यह जनजाति जो है ना, बोरा जनजाति आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करते हैं। आदिम, हाँ, मतलब आदमी को लोग खाता है, करता है वैसे, हाँ। आदमी को खाता, आदिम कृषक के रूप में। हाँ, मतलब जैसे आदिम कृषक, जैसे आदमी सब करता है ना, उसी हाँ, तरह। उसी तरह। ये तथा ये लड़ाकू एवं निर्दयी स्वभाव के होते हैं। बाप रे, ये निर्दयी स्वभाव के होते हैं। कौन? बोरा जनजाति। दया हुआ नहीं होता है। हाँ, अब देखिए खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में किर्गिस्तान में पामीर के पठार एवं तियान शान पर्वतमाला क्षेत्र में निवास करते हैं। खिरगिज जनजाति ऋतु पर वास करने वाला एवं पशुचारक चलवासी होते हैं। यह लोग अस्थायी निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? यूर्त बोलते हैं। यूर्त बोलते हैं, ठीक ना? हाँ, गोलाकार तंबू का जो प्रयोग करता है इसको यूर्त बोलते हैं। अब देखें यूपिक जनजाति पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति सलेज का प्रयोग करता है। सलेज क्या होता है? कुत्ता द्वारा खींचने वाली गाड़ी। कुत्ता द्वारा खींचा जाने वाला गाड़ी क्या बोलते हैं? सलेज बोलते हैं। भालू द्वारा नहीं, कुत्ता द्वारा खींचने वाली गाड़ी को सलेज। युकागीर या अब देखिए, सलेज को भालू खींचता है। यहाँ तो कुत्ता दिया हुआ। चलिए थोड़ा देखिए, यूकागीर जनजाति उत्तर पूर्वी साइबेरिया के बरखोयास्क और स्टेन वाय पर्वत के मध्य रहने वाला मंगोलियाड प्रजाति है यूकागीर। अब देखिए, माया जनजाति जो ना अमेरिका के मेक्सिको, ग्वाटामाला और होंडुरुस में निवास करती है। माया जनजाति कहाँ निवास करती है? होंडुरुस में, अमेरिका के मेक्सिको, होंडुरुस में। न्यूजीलैंड देखिए, माओरी जनजाति मुख्यतः न्यूजीलैंड के पोलिनेशियन आदिवासी है। इनका प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं वन संसाधन। विश्व की अन्य जनजातियों फुलानी जनजाति का निवास स्थान पश्चिमी अफ्रीका, बंतू जनजाति का निवास पूर्व मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, नुबा जनजाति का निवास सूडान, वेदा जनजाति का निवास श्रीलंका, बर्बर जनजाति का निवास मोरक्को सहित उत्तरी अफ्रीका, एनू जनजाति का निवास जापान तथा एटा जनजाति का निवास फिलीपींस है। बताइए, एटा जनजाति का निवास कहाँ है? फिलीपींस है। और एनू जनजाति का एक बार रिपीट कराइए। हाँ, देखिए एनू जनजाति का निवास कहाँ है? एनू फिलीपींस, नहीं, एनू का हो गया जापान। एटा जनजाति का निवास फिलीपींस, ठीक ना? एनू जनजाति जापान और एटा जनजाति फिलीपींस। भारत की प्रमुख जनजातियां जैसे कि उराव हो गया, गोंड हो गया, कोल हो गया, संथाल हो गया, भील हो गया एवं दक्षिणी भारत का टोंडा हो गया। ठीक है, दक्षिण भारत का टोंडा। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत था। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? भारत था। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति से मानी जाती है। जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत की डोम जाति से मानी जाती है, जो कि निम्न जाति का माना जाता है। ठीक है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का प्रादुर्भाव लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी किसको मानता है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक ना? अफ्रीका महाद्वीप के मानव जाति का जन्म स्थान कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को क्या बोला था? सबसे ज्यादा मानव पहले वहीं आया था, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले मानव जाति का जन्म कहाँ हुआ? अफ्रीका महादेश में। अब देखिए, वर्तमान विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़ी प्रजाति के रूप में की जाती है। काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बड़े प्रजाति के रूप में किया जाता है। हाँ, इस प्रजाति के बाल सीधे तथा घुंघराले, आंखों का रंग गहरा नीला से भूरा तथा कपाल सूचकांक 80 से अधिक पाया जाता है। हार्वेल तथा इलियम स्मिथ ने इन तीनों वर्गों में विभाजित किया, जिसका नाम नॉर्डिक, अल्पाइन और भूमध्यसागरीय है। देखिए, इस प्रजाति की विश्व में सर्वाधिक है। इस प्रजाति की विश्व में सर्वाधिक संख्या है। ठीक ना? प्रजाति का काकेशियाई प्रजाति। देखिए, मंगोलियाड प्रजाति का विस्तार। देखिए, मंगोलियाड प्रजाति का विस्तार पूर्व, मध्य एवं पूर्वी एशिया में है। मंगोलियाड प्रजाति का विस्तार मध्य एवं पूर्वी एशिया में। यह पीले एवं भूरे रंग के होते हैं। यह लघु कपालिक होता है, इसका मतलब माथा छोटा होता है। अच्छा, लघु कपालिक। निग्रोइड प्रजाति के लोग काले, भूरे एवं कत्थई रंग के होते हैं। इसका मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप। निग्रोध कहाँ है? अफ्रीका पाया जाता है। देखिए, हाँ, मानव प्रजातियों में सबसे नवीनतम क्रो मैग्नन मानव को समझा जाता है। मानव जाति में सबसे नवीनतम किसको माना जाता है? क्रो मैग्नन मानव को माना जाता है। इसका अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमो सेपियंस से ठीक पहले तथा 1800, ठीक ना? देखिए, इसका जो है ना क्रो मैग्नन मानव का अस्तित्व वर्तमान आधुनिक मानव होमो सेपियंस से ठीक पहले
तक था। ठीक है। 1868 ईस्वी में फ्रांस की डोर्डेन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई। आज से 40,000 से 10,000 वर्ष तक इसका अस्तित्व माना जाता है। अब देखिए कुछ जनजातियां हैं और उसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ वो पाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। बताइए पिग्मी कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? कांगो बेसिन में। पिग्मी सबसे ज्यादा? कांगो बेसिन में। एस्किमो बताइए। अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। एस्किमो, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड। अच्छा बताइए मसाई प्रजाति? पूर्वी अफ्रीका। मसाई पूर्वी अफ्रीका। बुशमैन जनजाति? कालाहारी कलाहारी। जूलू जनजाति बताइए? दक्षिणी अफ्रीका। और सेमोंग जनजाति बताइए? मलेशिया। और सकाई मलय प्रायद्वीप, ये भी मलेशिया में। पापुआन बताइए? पापुआ न्यू गिनी। बताइए बद्दू जनजाति? अरब मरुस्थलीय क्षेत्र। और बोरा बताइए? अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया। ये बोरा जनजाति बहुत ही निर्दयी और लड़ाकू होता है। अब तो खिरगिज मध्य एशिया। खिरगी के बारे में बहुत पता है, मध्य एशिया में। यूका गिर बताइए? उत्तर पूर्वी साइबेरिया। उत्तर पूर्वी सभा। माया जनजाति बताइए? माया जनजाति। माया मध्य अमेरिका। अब माओरी बताइए? न्यूजीलैंड। और फुलौनी बताइए? पश्चिम अफ्रीका। पश्चिमी अफ्रीका। बंतू बताइए? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अवेदा बताइए? श्रीलंका। एनू बताइए? जापान। बर्बर बताइए? मोरक्को। और नुबा बताइए? और बोरो बताइए? बोरो कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कौन क्षेत्र में? शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? ऋतु प्रवास जो होता है इसके लिए मानव और उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से परिवर्तन की ओर, पर्वत से घाटी की ओर जो होता है ऋतु प्रवास होता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी कब आया था? 15 करोड़ वर्ष पहले। हाँ। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? अफ्रीका। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? काकेसियाई की सर्वाधिक जनसंख्या है। बताइए तो यहूदी किस देश में है? यहूदी मिस्र में। इजराइल। टेडा लीबिया। बेजा जाति मिस्र। और लूर जाति ईरान में। जिप्सी लोगों का मूल स्थान बताइए? भारत। अफ्रीका की मूलभूत जाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? अरे वाह, कांगो नदी बीपीएससी का पूछा। कांगो, ये 45वां बीपीएससी में पूछा था। पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो। बताइए निम्नलिखित में से किस देश में पिग्मी पाया जाता है? ये कांगो। और किस देश में? किस प्रदेश में पिग्मी पाया जाता है? विश्वत रेखीय वन में। बताइए निम्नलिखित में से कौन घुमक्कर नहीं है? ऑप्शन है पिग्मी, कजाक, मसाई, लेप्स। घुमक्कर नहीं है। सभी जनजातियों घुमक्कर एवं अर्ध घुमक्कर प्रवृत्ति के हैं। जितना भी इसमें दिया हुआ है सभी। अच्छा। जो पशुचरण एवं खाद्य संग्रह या शिकार हेतु घूमते जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है? एस्किमो, अमेजन बेसिन, पिग्मी, इरावदी बेसिन, बंधु, सहारा, बुशमैन, कलाहारी। कौन सही है? बुशमैन कलाहारी सही है। एस्किमो निवासी है कहाँ का? कनाडा का। 44वां बीपीएससी में पूछा था ये क्वेश्चन। बताइए खिरगिज जनजाति कहाँ है? खिरगिज मध्य एशिया। अब बुशमैन कलाहारी। और एनू जापान। और बद्दू अरब। बद्दू कहाँ है? अरब प्रायद्वीप। बताइए ध्रुवीय क्षेत्र के साधन और क्रियाकलाप। बताइए कयाक एक साधन है, इससे क्या होता है? शिकार हेतु संकरी नाव। इनुइट क्या है? बर्फ का मकान है। यूनियाक क्या है? यूनियाक परिवहन हेतु नाव। और स्लेज क्या है बताइए? कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। बुशमैन जनजाति कहाँ? नामीबिया। अगर देश पूछेगा तो नामीबिया। बद्दू सऊदी अरब। पिग्मी कांगो। और मसाई केन्या। अच्छा ये बताइए सोमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? सोमांग मलेशिया में। विश्व जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? जूलू दक्षिणी अफ्रीका से। विश्व के किस क्षेत्र में आप बुशमैन से संबंधित है? नामीबिया से। विश्व में से किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे? कलाहारी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खिरगिज मध्य एशिया, ये सही है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका, गलत है। मसाई हो गया मलेशिया।
पूर्वी अफ्रीका होगा, केनिया में ना। रेड इंडियंस कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका, एक्सकिमो, ग्रीनलैंड। इसको मसाई जनजाति के लोग पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के हाँ, केनिया मसाई जो ना पूर्वी अफ्रीका के केन्या में, मसाई कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका के केन्या में। में होते हैं। अच्छा ये बताइए, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा, स्वीडन में कौन नहीं पाए थे इनुइट? स्वीडन। में। बताइए तो एक जनजाति और इसका मिलान करने वाला दिया है, मिलान करने वाला दिया है और आदिवासी क्षेत्र दिया है। बताइए फुलौनी कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी अफ्रीका। बंतू कहाँ पाया जाता है? बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका। और मसाई कहाँ पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में। मसाई पूर्वी अफ्रीका में। और नुबा सूडान। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? लेप्स जनजाति के लिए है स्कैंडिनेवियाई। लेप्स जनजाति कहाँ होती है? स्कैंडिनेवियाई। लेप्स जनजाति निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में किसके उत्तरी अमेरिका में मूल निवासी संबंधित है? ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, काकेशवाइट, मंगोलवाइट और निग्रोइड। मंगोलवाइट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पिग्मी, कांगो बेसिन, अंगामी, नागालैंड, एनु, जापान, सही है। किर्गिज, सूडान, ये गलत है। किर्गिज कहाँ है? किर्गिज है, खिरगिज है। किर्गिज मध्य एशिया में पाया जाता है। ये मध्य एशिया में पाया जाता है किर्गिज। ठीक है, अभी पढ़ाए थे मध्य एशिया। बताइए 66वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन जोड़ा बेमेल है? मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका, सकाई मलेशिया, बेडोइन अरब प्रायद्वीप, किर्गिज मध्य एशिया। हाँ, ये ठीक है। उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक। ये तो किर्गिज मध्य एशिया। किर्गिज मध्य एशिया। देखिए मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में रहते हैं। सकाई मलय प्रायद्वीप मलेशिया में पाए जाते हैं। ये ठीक है। ठीक है। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और बेडोइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं एवं अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये सभी सही, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। ये बीपीएससी में पूछा था। अच्छा ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलास्का, कोरियाक, बोर्नियो, पुनौन, अरब मरुस्थल रूवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड। लेप्स कहाँ है? अलास्का, कोरियाक, ये गलत है। ठीक ना। कोरियाक जनजाति अलास्का में नहीं, रूस के स्थानीय जनजाति है। ठीक ना। बरन रूस के। देखिए भाषा, अब पढ़ते हैं भाषा। ठीक ना। भाषाएं जन विश्व की शीर्ष भाषाएं भाषा संबंधी जनसंख्या के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। A बराबर L-1 प्रथम भाषा हुआ। मूल भाषा या मातृभाषा के रूप से जुड़े व्यक्तियों की संख्या है, जबकि B बराबर L-2 प्रथम भाषा या मातृभाषा का अतिरिक्त द्वितीय भाषा के रूप में जानने वाले व्यक्तियों की संख्या है। L1 एवं L2 की संयुक्त संख्या किसी भाषा के बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या मानी जाती है। ठीक। भाषा संबंधी जनसंख्या के प्रमुख स्रोत एंथ्रोलॉग के अनुसार विश्व की शीर्ष भाषाओं। देखिए भाषा संबंधी जनसांख्यिकी के प्रमुख स्रोत क्या है? एंथ्रोलॉग, जो कि 24वां संस्करण 2021 में जारी किया गया। विश्व की शीर्ष भाषा के आंकड़ों के अनुसार सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन है? अंग्रेजी। उसके बाद मंदारिन, तीसरा पे भारत, हिंदी, चौथा स्पेनिश, पांचवा अरबी भाषा, छठा बंगाली, सातवां फ्रेंच, आठवां रूसी, नौवां पुर्तगाली, 10वां उर्दू, 14वां मराठी, 15 नंबर में तेलुगु, 17 नंबर में तमिल। भोजपुरी नहीं है? नहीं। देखिए इंथेलॉग के आंकड़ों के अनुसार L1 के रूप में अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से विश्व की शीर्ष भाषा मंदारिन है। L1 के लेकिन उसे कैसा नहीं, इसलिए इसको रखा गया मंदारिन को। L-1 के रूप में अपनाने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से विश्व की शीर्ष भाषा कौन है? मंदारिन। इस दृष्टि से हिंदी विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी जो है चौथी सबसे बड़ी भाषा है। केवल भारत में ही हिंदी मातृभाषा नहीं। ये जो L1 L-1 अच्छा समझ गया। केवल देखिए इस दृष्टि से हिंदी विश्व की क्या है? चौथी सबसे बड़ी भाषा। केवल भारत में ही हिंदी मातृभाषा वाले व्यक्तियों की संख्या 596 मिलियन है, केवल भारत में। ठीक ना। हिंदी के लिए आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है। 96 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास L. जेमेनहॉफ ने 1887 ईस्वी में किया।
यद्यपि यह किसी देश की आधिकारिक भाषा नहीं है। एस्पेरांटो भाषाजन किसी देश की आधिकारिक भाषा नहीं है, किंतु अनुमान है कि 20 लाख तक इसके प्रयोग करता है। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान का भाषा उर्दू, म्यांमार की भाषा बर्मी है। इंडोनेशिया में बोली जाने वाली भाषा है इंडोनेशियाई भाषा। अंग्रेजी, डच, जवानीज इत्यादि है। मॉरिशस में अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, हक्का, भोजपुरी और क्रेओल इत्यादि बोली जाती है। बताइए, मॉरिशस में भोजपुरी भी बोली जाती है, ठीक ना? अंग्रेजी, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? मॉरिशस में। सिंगापुर की ऑफिशियल भाषा क्या है? मलय, तमिल, अंग्रेजी, चाइनीज है। सिंगापुर की भाषा क्या है? तमिल, अंग्रेजी, चाइनीज। ऑफिशियल भाषा मलय, तमिल, अंग्रेजी और चाइनीज है। और चिली, कोलंबिया का क्यूबा की राजधानी स्पेनिश है। चिली, कोलंबिया एवं क्यूबा की राजभाषा क्या है? स्पेनिश है। चिली, कोलंबिया एवं क्यूबा की राजभाषा क्या है? स्पेनिश। आज देखिए इसका क्वेश्चन आंसर देखिए, 38वां बीपीएससी में पूछा था। एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक एस्पेरांटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो भाषा क्या है? कृत्रिम भाषा। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाला, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। कौन? एस्पेरांटो। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन है? मंदारिन। बताइए, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? वही चीनी, स्पेन, अंग्रेजी, बंगाली, स्पेनिश। चीनी। ऑप्शन के अनुसार निम्नलिखित देशों में किस एक की भाषा स्पेनिश नहीं है? चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, क्यूबा। कांगो गणराज्य की भाषा स्पेनिश स्पेनिश नहीं है। कांगो गणराज्य की भाषा क्या आधिकारिक भाषा? फ्रेंच है। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा का एक प्रमुख है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो डेनिश, डेनमार्क सही है। डच, नीदरलैंड सही है। मंदारिन, चीन सही है। भाषा, थाईलैंड ये गलत है। भाषा इंडोनेशिया में होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।